बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.8 शुरू करेंगे और ये आखिरी एक्सरसाइज है इस इंटीग्रेशन चैप्टर की और अहम तरीन एक्सरसाइजेज में है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पीछे एक्सरसाइज देखी है 3.7 उसमें हमने देखा था, एप्लीकेशन देखी थी इंटीग्रेशन की कि एरिया वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए वो इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम उसने कैलकुलेट तो नहीं करवाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वो वॉल्यूम भी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर आप एक और एप्लीकेशन इसकी देखेंगे बस, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, यहाँ में भी यस इक्वली इम्पोर्टेंट कह लें या शायद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशनें क्या होती हैं? इक्वेशंस होती हैं, ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें डिफरेंशिएशन मौजूद होती है। आपको वो पीछे पढ़ाया था ना, ये जो एक्स्ट्रा चैप्टर 2 का एक्स्ट्रा लेक्चर दिया था, ये वाला, और इसमें ये सर्किट करवाए थे आपको, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये ड्राइव हुई है। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करवाई थी इसकी, ये देखें, ये कैपेसिटर की ये बताया था, और ये सारा वो लेक्चर आप देख सकते हैं। इसकी ये Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वहाँ से करंट और वोल्टेज, कैपेसिटर के करंट और वोल्टेज का डिफरेंशियल, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव हो गई, लेकिन असल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें यानी कि ये तो सीधा सीधा के एक डिफरेंशिएशन ही लिया हुआ है। तो इससे यानी कि करंट मालूम करनी है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, फिर हमें करंट नहीं, वोल्टेज मालूम करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वोल्टेज पता चल जाएगा कितना है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव हुई है। ये सारा मैंने बताया था कि कैसे ये बन रही है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव हुई है। ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं, ये नहीं है, डिफरेंट है, बन जाएगी। इसको इसमें जस्ट आप पुट करेंगे IC की जगह पर ये पुट कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये असल में एक डिफरेंशियल इक्वेशन कि इसमें देख लें, यहाँ पर इस तरफ इनपुट है वोल्टेज, यहाँ पर VC है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है उसका ऑर्डर, उसकी डिग्री 1 है। ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर फिर इंडक्टर के लिए ड्राइव की मैंने बताया कि इसको करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर दो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हैं, और इसको जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको ड्राइव किया जा सकता है। और सेकंड ऑर्डर इसलिए है कि यहाँ पर जो डबल डिफरेंशिएशन है उसकी डिग्री 2 है, और ये भी एक डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। तो ये पीछे मैं ड्राइव करनी आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे ड्राइव होती हैं, वहाँ पर वो लेक्चर जाके आप देख लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आ जाओ भाई। किधर है ये? हाँ जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब इनका सॉल्यूशन देखना हमने। वो जो पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको V इन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी V इन T R इंटू सी DVC ओवर DT प्लस VC। ड्राइव कैसे हुई थी पीछे आप देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस इंतहाई अहम है, और ये इंतहाई अहम रोल प्ले करती हैं इंजीनियरिंग में एंड ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ साइंस में। इवन के बहुत से बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं जिनका बायोलॉजी से प्योर ताल्लुक है, वो भी मैथमेटिक्स उनमें बैक्टीरिया के नंबर्स कैसे इंक्रीज करते हैं उनको भी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। एक एग्जांपल नीचे चल के उसने एक इस तरह की का क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज में, वो भी आप देख लेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता चलूँ इनकी अहमियत। हमने एक सब्जेक्ट, वैसे तो ये पूरा एक कोर्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और इसी का एक आगे चल के कैटेगरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस।
और हीट इक्वेशंस और मोशन और ये सारा कुछ आपने देखा ही था, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जर्क किस तरह आपस में रिलेटेड थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के हिसाब से। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं कंट्रोल सिस्टम्स में भी। ये शायद मैं पहले भी आपको काफ़ी बता चुका हूँ। कंट्रोल सिस्टम्स वो ही हैं जो मसलन मिज़ाइल हो गए, रोबोटिक्स हो गई, उसमें आपने बताना है मशीन ड्राइव्स हो गई। मशीन ड्राइव्स क्या हैं? मशीन ड्राइव्स होती हैं ये जो बड़ी बड़ी मोटर्स हैं लगी होंगी फैक्ट्रियों में, वहाँ आपने मोटर को बताना भी स्पीड पे चलो, इस स्पीड से ये अपनी स्पीड इंक्रीज़ करो, अपनी स्पीड डिक्रीज़ करो। और वो सारा काम ये कंट्रोल सिस्टम्स में होता है। रोबोट को कंट्रोल करना है, रोबोट को आप ने बताना है कि आपकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो वो सारा काम ये कंट्रोल सिस्टम्स में होता है। एक मिज़ाइल को बताना है कि आपने जाके उस जगह पर हिट करना है, मिज़ाइल की पोजीशन, उसकी हाइट, उसकी स्पीड, सारा कुछ कंट्रोल सिस्टम्स में होगा। और ये सारी की सारी बुनियाद होती है इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर इस सिस्टम को कंट्रोल करना, अगर इधर मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दूँ, उसका सिंबल ये होगा, तो आर की वैल्यू चेंज करके इसकी आर सी को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसमें इसका टाइम पीरियड और टाइम कांस्टेंट वगैरह कंट्रोल करके इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की कंट्रोल की जा सकती है। और जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस देखें कि जब दो, इनको कैपेसिटर को कहते हैं एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, एक और आप इधर लगा दें, इंडक्टर लगा दें, तो दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं इंडक्टर। तो इसका रूल ऑफ थंब, आम रूल ऑफ थंब ये है कि जितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगे ना, उतने ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। आपने देखा कि ये कन्वर्ट होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये कन्वर्ट होता है सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और अगर इस सिस्टम को मैं ऐसे कर दूं, अच्छा, लेकिन इसमें अगर यहाँ दो इंडक्टर लगाऊं तो फिर भी ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये दोनों इंडक्टर ऐड हो जाएंगे। आपको पता है ना कि जब दो इंडक्टर इस तरह लगाएं तो उनकी जो टोटल इंडक्टेंस है L1 प्लस L2 होगी, जबकि अगर दो कैपेसिटर इस तरह लगा दिए जाएं C1 C2 तो उनकी कैपेसिटेंस होगी C1 प्लस C2 ओवर C1 C2। ठीक है जी। तो जब ये दो इंडक्टर लगाएं, ये है एक्चुअली एक ही इंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। इधर अगर आप लगाएंगे एक और इंडक्टर और एक और कैपेसिटर, तो अब ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर ऐड नहीं हो सकते। तो अब इस सिस्टम में कितने हैं? 4 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। इस इंडक्टर को हटा दें, 1 2 3, ये 3 और 4। अब इसको आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे ना, तो ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बनेगी या 4 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस इसकी बनेगी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस डी कह लें, और यहाँ 1/4 ऑर्डर डी बनेगी। अगर 1/4 ऑर्डर डी बने तो उसे फिर 4 फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके तो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी टेक्निक होती है, और फिर ये 4/4 का एक मैट्रिक्स बनेगा इस तरह का, और इधर आएगा ये 4/4 का मैट्रिक्स होगा, और इधर आएगा IL1, इसमें से जो करंट गुज़र रही है VC1, फिर आएगा VC2 और IL3 कर लें और VC4 कर लें, इसे फोर्थ एलिमेंट का है। इस तरह करके कोई एक इक्वेशन बनेगी, और मैट्रिसेस के ऊपर फिर वही टेक्निक्स जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ी हैं और एडवांस लेवल की टेक्निक्स लगा के
एक कंट्रोल सिस्टम पूरा बनाया जाता है। तो कहने का सारा ही बहस का लुपे लुभाव आपको ये बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर इस्तेमाल होती हैं। अब हमने देखना है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपके पास है, यही इस सर्किट की देख लेते हैं। इसको जब आपने सॉल्व करना है, मिसाल ले लेते हैं कि कैपेसिटर फर्ज कर लें 1 माइक्रोफैरड का है और रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम की है। इनपुट करंट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर हमने देखी थी, क्या थी? आर सी इंटू डी वी सी ओवर डी सी इंटू वी सी। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था इस सर्किट को सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें तमाम मौजूद करंट्स और वोल्टेजेस हमने फाइंड आउट करने हैं। वी सी फाइंड करना है, वी आर फाइंड करना है, आई सी आई आर इक्वल है, ये फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब इसका सलूशन हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन से भी सलूशन फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन ना ये थोड़ा सा आपकी बुक से बाहर हो जाएगा काम। तो इसको मैं थोड़ा सा बदलूँगा। ये देखें, ये क्या था? सी इंटू डी वी सी क्या? आई सी के इक्वल है, प्लस वी सी किसके इक्वल है? वी सी असल में सी इंटू डी वी सी और डी टी आई सी की इक्वल है। आई सी जो है वो आई आर, यानी कि आई सी और आई आर इक्वल हैं क्योंकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ये हो जाएगा वी सी ओवर डी टी 1 ओवर सी आई सी, और यहाँ से वी सी हो जाएगा इंटीग्रेट आई सी ओवर डी टी। ये आप यहाँ पर पुट कर दें, आर इंटू आई सी प्लस 1 ओवर सी आई सी डी टी। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये आपको भी पता चल जाएगा। अब दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लें। ये वी इन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट था, इसलिए मैंने ये किया ताकि ये ज़ीरो हो जाए और ये इक्वेशन आसान हो जाए। ये वी इन अगर साइनोसाइडल होगा, साइन थीटा, तो इधर कास थीटा आ जाना था। ये आर आई सी दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ठहर जाए जी, आर डी आई सी ओवर डी टी हो जाएगा प्लस 1 ओवर सी आई सी हो जाएगा। अब आप इसको ले जाएं उधर, आर डी आई सी ओवर डी टी और -1 ओवर सी आई सी हो जाएगा। अच्छा, इधर ना अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे। कैसे? ये देखें, आर को उधर ले गए, आर सी, और ये आई सी को इधर लेकर आना हमने। आई सी इधर आ गया और डी टी इधर ले आए आप। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। इधर थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ तो क्या होगा? इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे, ये आई सी दो नहीं है, ये नीचे आई सी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर आर सी टी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइडों पे, नेचुरल लॉग ऑफ आई सी, और प्लस आएगा सी आ जाएगा कांस्टेंट, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा बाद में, माइनस। अब इसको कर लें ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी प्लस ई की पावर सी हो जाएगा। और ये जो आई सी होगा, ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी और मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर सी, और ये मल्टीप्लाई हो के ई की पावर सी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा ना। ई की पावर सी कोई भी कांस्टेंट के सी डैश सी 1 कर लें, वो सी ही रहेगा। और
ये हो जाएगी इक्वेशन जो कि असल में टाइम का फंक्शन था, तो इधर ये इसको ऐसे लिख लें। अब ये फाइंड आउट करना हमने सी। अब देखिएगा सी यहाँ पर कैलकुलेट होगा और अब आपको पता चलेगा इसकी अहमियत का भी। ये देखें, अब कहते हैं इनिशियल कंडीशन से इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये असल में है किसी ना किसी टाइम पर ही ये सर्किट स्टार्ट होगा ना, उस टाइम को हम t0 कह लेते हैं। t = 0 पे ये सर्किट शुरू हुआ। जब ये शुरू हुआ तो करंट फ़्लो करनी शुरू हुई इसमें IC, जो कि IR के इक्वल है। अब कैपेसिटर की ये खूबी होती है कि जैसे शुरू में इनिशियल कंडीशन ये है कि कैपेसिटर वोल्टेज इज़ 0। तो जब ये सर्किट VC0 इज़ 0, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं है। जैसे ये बंद होगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा और फुल करंट फ़्लो करना शुरू करेगी, और उस वक्त करंट क्या होगी, IC0 क्या होगी, V/R, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे IC0 पुट कर दें तो ये C आ जाएगा, ये पावर ये 0 हो जाएगा। तो C = IC0 के, और IC0 ये मैंने इधर से कैलकुलेट करके दी है आपको, V/R। V कितना था, 5 वोल्ट, R कितना था, 1 किलो ओहम। तो ये 5 मिली वैसे तो एम्पेयर बनती है, हाँ 5 मिली एम्पेयर ये कांस्टेंट आ जाएगा। ये सी देख लें, हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। इस तरह ये कैलकुलेट होता है, और ये सी की इम्पोर्टेंस है। अगर आप सी को कंसिडर ही नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये जो करंट IC या शुरू में उसकी क्या पीक थी, क्या वैल्यू थी उसकी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है सारे का सारा इस इक्वेशन का, और ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करके दी है। यहाँ पे मैंने सेपरेट किया है इन वेरिएबल्स को। t को मैं एक साइड पर ले आया हूँ dt को, और IC और ये जो I बगैर उसके था उसको मैं एक तरफ ले आया हूँ। इसको ज़रा साफ़ सुथरा करके मैं लिख दूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो इसको फॉलो करना। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इस सर्किट में बस ये देख लें कि अब क्योंकि IC आपको पता चल गया, तो अब आप यहाँ पर पुट करके ये क्या इसने कर दिया इसको, हाँ ये C इधर है, ये C जो है वो यहाँ पर है। IC से आप VR फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया ना। VR किसके इक्वल है, IC विच इज़ IR इंटू R, यानी कि इससे आप R मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये नीचे जो हमने फाइंड आउट किया। इसमें अब आप यहाँ इसको C को यहाँ पुट कर दें, IC आ गया है, ICT इज़ इक्वल टू 5m मिली यहाँ इंटू e⁻RCB किसके इक्वल है, 5 मिली के ही इक्वल था, 1K इंटू 1 माइक्रोफैरड के इक्वल था ना, तो 1 मिली आ जाएगा ये। तो T/1000 यहाँ 1KT लिख लें इसको ऐसे, या इनको वैसे ही लिख लें कम्पैक्ट रखने के लिए, C इंटू e⁻R, और VR किसके इक्वल होगा, RC, ठीक है, R मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये C उस C से ना हो जाए कंपेयर, इसलिए ना इस C को K लिख लें कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को ना आप K लिख लें। ये अब ये भी एक मसला है कि ये C और कैपेसिटर वाला C कंफ्यूजन ना हो जाए उसमें। तो मुझे तब तो याद नहीं रहा, अब मैंने ये RC लिखा तो मुझे याद आ गया, इसको K लिख लें, K, इसको K कर लें, K, और ये K कर लें इसको जी,
चलें ये के और ये के मीन्स कांस्टेंट, तो ये आर के इंटू ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी आ जाएगा। जब वी आर मिल गया आपको तो आप यहाँ पर पुट करके वी इनमें से वी आर निकाल दें, वी सी मिल जाएगा, पूरे का पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आएँ, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें सेपरेशन करनी है हमने, एक तरफ x को ले जाएं, x के सारे वेरिएबल्स एक तरफ y को ले जाएं और फिर इंटीग्रेट कर दें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसने। इस केस में देखें कि उसने ये देखें, हाँ सी कांस्टेंट इंटीग्रेट वो कर रहा है, वैसे सेपरेट करके करते हैं लेकिन सेपरेट किए बगैर भी इस केस में हो गया क्योंकि डिफरेंशियल की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन है ना, अब आप एक तरफ x को ले जाएं, ये dx एक तरफ ले जाएं और एक तरफ dy रहने दें। कैन बी रिटन एज 1 उधर ले गए आप, अब डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर से दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया और dx उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई dx कर लें या dx उधर ले गए आप, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इस इक्वेशन में आप देखें कि dy इधर है, dx इधर है और अब आप इंटीग्रेट कर दें और dx के साथ x वाली टर्म्स हैं, dy के साथ y वाली टर्म्स हैं। ये इधर उसने क्वेश्चन दिए ऐसे दिए हुए हैं जो इस तरह हों। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया पूरी बुक्स इसके ऊपर लिखी गई हैं, आप इसके ऊपर पूरे ये आराम से 1-2 साल डिफरेंशियल इक्वेशंस को इन डेप्थ स्टडी करने में, बल्कि इससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो पीएचडी करने गया जर्मनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ उसको अपनी डिग्री के लिए 40th ऑर्डर यानी कि d की पावर 40 और d की पावर 40 dx कर लें, इस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी थी। और उसका बल्कि था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा डिज़ाइन करो जो इस इक्वेशन को बड़ी तेज़ी से हल कर दे। ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें ये, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आम कंप्यूटर तो इजीली हल कर लेगा लेकिन टाइम लगाएगा, वो जितना भी वो टाइम लगाएगा 2-3-4 मिनट उतने काफ़ी नहीं थे उनके लिए कि ये इतने टाइम, वो चाहते थे कि बड़ी जल्दी सॉल्यूशन हमें मिले इसका। तो उसने फिर इसके ऊपर मैथमेटिकल टेक्निक्स लगा के इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो भी उसने किया, क्या बताने का मकसद आपको इधर यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी वेरी वेरी टफ़ ये, लेकिन इधर आपके इस कोर्स में उसने सिर्फ़ और सिर्फ आपको दी है ऐसी इक्वेशंस जो कि आसानी से हल हो जाएंगी। आपके लेवल की, बिगिनर्स लेवल की ये इक्वेशंस हैं, खुद ब खुद ही ये सेप इधर आ जाएगा। अगर ये x के साथ y के साथ x भी मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर तो ये सेपरेट नहीं हो सकते थे। तो इस तरह की क्वेश्चन का आपको हल करना पड़ जाए तो वो आपके कोर्स में नहीं है। आपकी ऐसी ही होंगी जो क्रिस्पली इस तरह अलग-अलग हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इंटीग्रेट कर दें और इधर इंटीग्रेट कर दें, ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। इस इक्वेशन में भी y को उधर ले जाएं और फिर अलग-अलग कर लें वेरिएबल्स। इसमें जब आप करेंगे तो 1/x dy/dx इज़ इक्वल टू y। अब dy को 2y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दें 2 नेचुरल लॉग y और x² 2 प्लस c कर लें, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। यहाँ से y निकालना है तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दें x² 4 प्लस c। अब y आपने करना है e की पावर x2/4 प्लस e की पावर c आ जाएगा, बल्कि मल्टीप्लाई होगा साथ e की पावर ये, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। e की पावर x4 2, अच्छा 2 नीचे ही था, सॉरी ये हाफ था, 2 से जाके कैंसिल हो जाएगा, ये 4 नहीं नीचे रहेगा, e की पावर x और साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। इस तरह करके ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट है ये सॉल्व करनी है ये इक्वेशन, फिर सेपरेट करें, dx को उधर ले जाएं, ये y² + 1 को इधर ले आएँ, इसका
इंटीग्रेट करेंगे ये टेंजेंट इन्वर्स आएगा, इधर आप करेंगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेट ई की पावर एक्स ही आता है, टेंजेंट उधर ले जाएं वाई टेंजेंट ई एक्स प्लस सी आएगा। इसको ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की होती। अगर वो इनिशियल कंडीशंस दे दे जैसे मैंने इस सर्किट में दी थी आपको, और वहाँ से आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं कि ख़ास सॉल्यूशन है। ये तो आम जनरल सॉल्यूशन है, सी की कोई भी वैल्यू है, हमें पता ही नहीं है अभी कि सी की क्या वैल्यू है, तो उसके लिए कोई ना कोई फर्दर इंफॉर्मेशन उसे देनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स और डी एक्स को एक तरफ ले जाएं और वाई वाली टर्म्स एक तरफ ले आएँ, तो ये बनेगी इक्वेशन। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, एक ही तरफ उसने रख के कर दिए इंटीग्रेट, कोई मसला नहीं है। तो ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली का डेरिवेटिव है, तो इसलिए नेचुरल लॉग आ जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव ये होता है तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसमें फिर सेपरेट करें वेरिएबल्स, ठीक है जी, और सेपरेट करके वेरिएबल्स ये इक्वेशन मिली आपको, इसको आप इंटीग्रेट कर दें, और ये इंटीग्रेट किया और पहले उसने कम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिख लिया, उसके बाद वो एंड पे इनको इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगी, ये डिफरेंशिएशन क्योंकि उसने इनको कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया, और y इंटू साइन वाई एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बचेगा, और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये इनिशियल कंडीशन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, सिस्टम की शुरू वाली हालत t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, आमतौर पे t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे लिखा जाता है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट किसी में टी नेगेटिव शो करना पड़े, टी नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है, नेगेटिव टाइम नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन मैथमेटिकल और ये इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में टाइम नेगेटिव भी लिया जाता है। उसका कंसेप्ट ये है कि आपने माजी में अगर किसी को रिप्रेजेंट करना है काम को, तो वो फिर वहाँ टाइम नेगेटिव ही होगा। जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है टाइम के हिसाब से, स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे पहले के टाइम को फिर नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये अब ए डी है ना, ए डी का मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का वक्त, लेकिन अगर उससे पहले लेना टाइम तो वो फिर बी सी होता है, बिफोर क्राइस्ट, और वो उल्टा चलता है। जैसे नेगेटिव 1 2 3 कम होते जाते हैं ना, -2 स्मॉलर दैन -1। तो अगर मैं कहूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 10 साल पहले, तो वो 10 BC हो जाएगा। जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा। 500 BC का मतलब है उनकी पैदाइश से 500 साल पहले। इसी तरह अगर उनकी पैदाइश को रेफरेंस माना जाए तो उनकी पैदाइश क्या होगी, टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद आज तक कितना टाइम गुजरा है, 2021 साल गुजर चुके हैं, और उससे पहले का टाइम जो है वो BC है, नेगेटिव टाइम है ना वो, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ये उनकी पैदाइश है। तो इसी तरह जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उससे पहले का टाइम अगर आप उसमें कंसिडर करें तो फिर मैथमेटिकल टर्म्स में नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में ज़्यादातर टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे जो सिस्टम की कंडीशन होती है ना, वो जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसमें RC सर्किट है, इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या है, VC है। इसकी कंडीशन क्या होगी, वोल्टेज ज़ीरो पे क्या होगा एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वो इनिशियल कंडीशन होगी, और उससे VC, ये क्योंकि t है तो VC t को ज़ीरो, ये इनिशियल कंडीशन है इसकी। ये बताओ, मैंने कहा था कि वोल्टेज ज़ीरो है इसके ऊपर, तो देखो देखें जाके वो कि वहाँ से फिर हमें बाकी जो C था, ये एक C, तो ये एक कैपेसिटर वाला C है, एक C वो कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला कांस्टेंट है, तो वो C कैलकुलेट हो गया था जिसे मैंने बाद में K से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो इक्वेशन का कांस्टेंट फिर इनिशियल कंडीशन से डिटरमिन हुआ था। तो अब ये एग्जांपल है, अब इनिशियल कंडीशंस को बताएगा। वो कह रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व इज़ गिवन बाय दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इफ y इज़ ज़ीरो व्हेन x। अब वो ये इनिशियल कंडीशंस बता रहा है
इसको आप सेपरेट करें वेरिएबल्स, इसको इंटीग्रेट करें, y इसके इक्वल आ गया प्लस c आया। अब ये y 0 पुट कर दें, x को -1 पुट कर दें तो c की वैल्यू आपको -3 मिल जाएगी। और ये इनिशियल कंडीशन से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। फिर इस इक्वेशन में वो उसने इनिशियल कंडीशंस दी हैं, ये पुट करें। अब इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट के लिए पहले सेपरेट करें वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी कि y एक तरफ x एक तरफ। इंटीग्रेट करें, ये c आया। अब y 0 पुट कर दें, x को 2 पुट कर दें, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये अब आप पे छोड़ी, ये अब आप खुद कर लीजिएगा। डिस्टेंस इसमें चले मैं करवा देता हूँ आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल आई है ना, वो वेलोसिटी वगैरह से है। ए पार्टिकल इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाई ए इज़ इक्वल टू 2t-7। फाइंड v इन टर्म्स ऑफ t इफ़ v इज़ इतना व्हेन t इज़ इक्वल टू 0। फाइंड s डिस्टेंस इन टर्म्स व्हेन t इज़ 0। ये देखें t0 s0 v इतने हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बाज़ दफ़ा वो ऊपर फेंकवा देता है पार्टिकल को, तो उस सूरत में थोड़ी सी तब्दीलियाँ हो जाती हैं। आपको पता है जब ऊपर फेंका जाएगा तो वो एक हाइट पे जाएगा, उसके बाद उसने नीचे ही आना, यानी कि उसकी स्पीड कम होती जा रही है, डी एक्सेलरेट कर रहा है वो। तो इन चीज़ों का फिर ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन स्ट्रेट में है तो ए पार्टिकल इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट एक्सेलरेशन इज़ गिवन। एक्सेलरेशन भी बता दिया उसने, तो इसका मतलब है कि वो मूव करता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा कहीं पे। फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी इफ़ v इज़ इक्वल टू 10 एट टी। उसने ये शुरू में बता दी है वेलोसिटी, यानी कि उसने v0 बता दिया आपको। v0 इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड बता दिया उसने। तो v फाइंड आउट करना है। v कैसे, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें v मिल जाएगा, तो ये आएगा 2t² ओवर 2 - 7t प्लस c इज़ इक्वल टू v आ जाएगा। अब इसमें आप ज़ीरो पुट कर दें तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, v0 क्या आएगा, t की जगह 0 आ जाएगा, 0 - 0 प्लस c। ये vc किसके इक्वल था, 10 के, तो c किसके इक्वल आ गया, 10 मीटर पर सेकंड के। फाइंड डिस्टेंस के लिए इसको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, और फिर t0 पुट करके आपके वो उसका कांस्टेंट भी आ जाएगा। c कितना है, पहला c कितना है, c 10 आया था c, हाँ जी c 10 ही किया था कैलकुलेट। अब दूसरा दोबारा इसको इंटीग्रेट करें, ये देखें ds ओवर dt, इसको इंटीग्रेट करें, ये इक्वेशन आई। अब दोबारा उसमें ज़ीरो पुट कर दें और c 0 आ गया, इनिशियल कंडीशन था। क्यों, क्योंकि इस केस में उसने कहा था s इज़ इक्वल टू 0 वन t दे, यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सेलरेट करवाया पार्टिकल को, तो इसलिए s 0 है। और ये आपको इक्वेशन मिल गई s की। इन ए कल्चर ये ले बैक्टीरिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया बायोलॉजी से, तो वो भी बायोलॉजी में भी बहुत से बैक्टीरिया और फिज़िकल फिनोमेना जो हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में बढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए आप को मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना पड़ सकता है बायोलॉजी में भी, कहीं भी ये इस्तेमाल हो सकता है। मैथमेटिक्स साइंस की हर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इस केस में वो कह रहा है बैक्टीरिया इंक्रीज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। वो बैक्टीरिया का बढ़ने का रेट, अगर बैक्टीरिया बी हो, या चले उसने पी का है तो पी हम कर लेते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पी किसके प्रोपोर्शनल है, जो उसकी तादाद शुरू में है जो कि पी है। तो इसको जब कांस्टेंट करेंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी जब ख़त्म करेंगे। ये एक फ़िज़िक्स में कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्रोपोर्शनलिटी जब ख़त्म करनी होती है तो कोई कांस्टेंट आता है फिर इक्वेशन में। तो इसको अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स करें, ये डी टी को इधर ले जा के मल्टीप्लाई कर दें, डी पी इज़ इक्वल टू पी नीचे इधर ले आएँ,
के इंटू डी टी, आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ पी, नेचुरल लॉग ऑफ पी के टी प्लस सी, एक और कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये देख लें, इसमें एक और कांस्टेंट आ गया। नेचुरल लॉग ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा, ई अपीयर हो जाएगा, ई की पावर C1, वो एक कांस्टेंट होगा, C1 ही उसे कह लें या कोई और कांस्टेंट C कह लें। और अब इनिशियल कंडीशंस अप्लाई कर दें। पी T0 पे P क्या है, 100 है, तो T0 पुट करें तो ये इधर P 100 आ जाएगा। C ख़त्म, E की पावर 0, T0 पुट किया तो E की पावर 0 1 आ गया, C 100 आ गया आपके पास। ये पुट कर दें उसमें और आपको 100 मिल जाएगा। और वो कहता है 2 घंटे बाद उसकी वैल्यू ये है, तो आप के वहाँ से के की वैल्यू भी निकाल लेंगे कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया 200 हो गए, तो के की वैल्यू भी आपको कांस्टेंट भी मिल गया, हाफ इंटू नेचुरल लॉग 2 हो गया। और यहाँ पर पुट करेंगे आप तो पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब पी की वैल्यू टी की फॉर्म में आई है, कोई भी टाइम पुट करके टाइम टी इज़ इक्वल टू 4 आवर्स पुट करें तो पी की वैल्यू एट टी इज़ इक्वल टू 4 मिल जाएगी आपको। अब एक बॉल वाली है, बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अप विद द वेलोसिटी ऑफ इतना नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम। इसको विद द वेलोसिटी ऑफ इतना नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, तो ये इक्वेशन होगी डी वी ओवर डी टी माइनस जी होगी। यही है ना, जब ऊपर मूव कर रही है बॉल तो डी एक्सलरेट कर रही है, जब बॉल नीचे फॉल कर रही हो तो फिर उस केस में जी पॉजिटिव होता है। जब ऊपर बॉल फेंकी जाए तो बॉल ने रुकना, तो जी नेगेटिव होगा, तो इसलिए डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू नेगेटिव जी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, v इज़ इक्वल टू नेगेटिव जी टी प्लस सी। अब पुट करें क्योंकि जब थ्रो किया था तो इसकी वैल्यू क्या थी, t इज़ इक्वल टू 0 पे 1470 सेंटीमीटर है, ये देख लीजिएगा। इसको कन्वर्ट करना मीटर्स में तो 14.7 मीटर आ जाएगा। तो t इज़ इक्वल टू 0 पे ये पुट करके g की वैल्यू, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, जी टी 0 पे gt ख़त्म, तो C1 की वैल्यू 1470 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब किस हाइट तक जाएगा उसको दोबारा आप, वेलोसिटी आपको मिल गई है ना, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू माइनस जी टी प्लस C1, सी की वैल्यू आपको आ गई है। इसको दोबारा इंटीग्रेट कर लें, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस जो कि इस केस में हाइट है h मिल जाएगा आपको, जी टी ओवर 2 प्लस C1 टी आ जाएगा और एक और कांस्टेंट आ जाएगा C2। ठीक है जी, ये उधर वैल्यू कैलकुलेट की थी ऊपर, C1 1470 आया था, इसको दोबारा इंटीग्रेट किया और ये वैल्यू आई एच की वैल्यू, अब आप ये देख लें ये आ गई है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो यही इक्वेशन आपको मिलेगी। हाइट जब ज़ीरो है यानी कि इनिशियल पॉइंट जहाँ से थ्रो किया उसको, t इज़ इक्वल टू 0 पे वो पुट कर दें 0 0 0 C2 0, पुटिंग C2 0 इसमें पुट कर दें तो आपको h ये मिल जाएगा। द मैक्सिमम हाइट विल बी अटेन्ड व्हेन v इज़ इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से फेंका उसको ऊपर जाता जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 पुट कर दें वेलोसिटी वाली इक्वेशन में, तो आपको टाइम ये 3/2 मिल जाएगा। ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दें t इज़ इक्वल टू 0, तो आपको टाइम यानी कि 3.2 सेकंड्स के बाद ये हाइट पे पहुँच जाएगा। मैक्सिमम हाइट टाइम आपको पता चल गया, इधर C2 पहले ही 0 है, इस इक्वेशन में t/2 पुट कर दें तो आपको टाइम मिल जाएगा। देखा, एक ही इक्वेशन से स्टार्ट हुए थे हम और कितनी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली है डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन यूज़ करके और इनिशियल कंडीशंस यूज़ करके। ये अब आप देख लें, अब ये क्वेश्चन है इंतहाई आसान है, वैसे तो आपको खुद कर लेने चाहिए लेकिन मैं जल्दी से आपको करवा देता हूँ।
इसमें ज़्यादा तफसील में अब नहीं जाऊँगा, तफसील बहुत ज़्यादा मैंने बता दी है आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन में फ़र्स्ट में वो कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने ये साबित करना है कि ये इसका सॉल्यूशन ये है। तो ये जनरल फॉर्म में उसने इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है ना, तो आपको याद होगा कि जैसे अगर x+1 है तो इसका सॉल्यूशन -1 है। -1 को पुट करेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो जानी चाहिए। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि x को पुट कर लें -1 के इक्वल और इधर ले आएँ तो वो जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है वो साबित हो जाएगी। तो इस केस में आप देख लें कि पहले मेथड में ये इक्वेशन ली, इसको इसमें पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिया और आप देख लें कि पुट इन 1 y की जगह इसको पुट कर दिया और ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। दूसरे मेथड में ये इक्वेशन ली, इसका डेरिवेटिव लिया और -1 का 0 है, x का 1 है और अब ये इक्वेशन देखी, इसमें दोनों साइडों पे इसको पुट किया 2 में, ये जो भी आया इसको दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दिया और ये आपको इक्वेशन 1 मिल गई। तो ये टेक्निक आप लगा के मेथड 1 करें, 2 करें, दोनों तरीक़ों से ठीक है। मैथमेटिकली पेपर में एग्ज़ामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहता है वो आप अपने क्लास के टीचर से पूछ लें। इस केस में मैंने अब मेथड 2 पे ही ज़्यादा फोकस करना और इक्वेशन ये इक्वेशन है और ये उसका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के लिए अब आप इसको डेरिवेटिव लें इसका। ये आपके पास आई इक्वेशन, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर, जो कि गिवन इक्वेशन है। तो मतलब हर इक्वेशन में थोड़ा बहुत मुख्तलिफ तरीका हो सकता है। इस केस में आप देखें डेरिवेटिव किया तो ये वाली नहीं आई थी, इसको दोबारा इसमें पुट किया तो फिर ये आई है। ना हो तो आप दोनों साइडों पर कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी इसके इक्वल ला सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इस केस में आपने डेरिवेटिव लिया पहले और डेरिवेटिव लेके बस आप x² इधर लेकर आए तो ये इसकी इक्वल आ गई। इस केस में आपने इस इक्वेशन को साबित करना है कि इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ से आप शुरू कर लें, इसका डेरिवेटिव ले लें आप। डेरिवेटिव लिया, आपके पास ये आ गया और इसको आप e⁻x को इधर लेकर आएँ तो यही आपको इक्वेशन दी है। ये इधर ऊपर e⁻2x है, ये e⁻2x है और ये सॉल्यूशन आ गया। इस इक्वेशन में फिर यहाँ से शुरू करें, डेरिवेटिव इसका ले लें और ये इसकी इक्वल आया और इसको देखें कि किसी तरह ये इसकी इक्वल हो सकती है। तो वो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो x को उधर ले जाएं नीचे और फिर 2y को उधर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 1 हमारे पास। इस केस में y को आप डेरिवेटिव लें इसका और इस इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लें, dy/dx आ जाएगा sec² e⁻x+c d/dx e⁻x+c, यानी कि डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास आ गया। अब ये देखें यहाँ से किसी तरह इधर जा सकते हैं हम, y ये था, इसको अब टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट में कन्वर्ट कर दें और फिर y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ से आप स्टार्ट करें और थोड़ा सा आप इनोवेटिव होंगे तो इजीली आप इस इक्वेशन तक पहुँच जाएंगे। इस इक्वेशन में देखें सेपरेटिंग, अब ये इसको वो पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेट कर दें भी इसको, तो वेरिएबल सेपरेट करें, dx को इधर ले आएँ, इसको उधर ले जाएं, इंटीग्रेट करें, ये आएगा। इसका नेचुरल लॉ ख़त्म करेंगे, e⁻x आ जाएगा, c' x जो है e⁻c है
तो इसको सी भी लिखा जा सकता है, कोई ई की पावर सी को दोबारा सी लिख दें कि वो भी एक कांस्टेंट ही होता है। अच्छा, सेपरेट करें वेरिएबल्स, इंटीग्रेट करें। ये अब इजी है, बस सेपरेशन ध्यान से करें। स्टेप्स आपने गौर से और ध्यान से करने हैं, ईच स्टेप 1 बाय 1 फॉलो करें। मैं अब आप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ उसकी ये एप्लीकेशंस हैं इंटीग्रेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है। इसको उधर ले जाएं, वेरिएबल सेपरेट करें, डी वाई वाली पे सारे वाई वाले डी वाई के साथ ले आएँ, सारी एक्स के साथ ले आएँ, इंटीग्रेट करें। यहाँ पर इसको करें, इन्वर्स लें नेचुरल लॉग का, और ये आपको मिल जाएगा। ये देखें कैसे इकट्ठा किया, सी ओवर एक्स लिखा और वाई सी ओवर एक्स और एक्स वाई इज़ इक्वल टू सी के इक्वल आ गया। फिर सेपरेट करें वेरिएबल्स, इंटीग्रेट करें, ये आ जाएगा और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इस केस में ये देखें ना, ये यहाँ से स्टार्ट किया, आ जा भाई, यहाँ से स्टार्ट किया, सेपरेट करें वेरिएबल्स, वाई इधर ले आएँ, डी एक्स उधर ले जाएं, इंटीग्रेट करें, नेचुरल लॉग वाई आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा। अब ई की पावर सी माइनस 1 ओवर एक्स, ई की पावर माइनस 1 ओवर एक्स, और ई की पावर सी जो कि कांस्टेंट ही है। इस केस में यहाँ पर आप करें, डी वाई और डी एक्स को अलग-अलग कर लें, और साइन बाई डी वाई, साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करें, काज माइनस काज वाई आ जाएगा, माइनस साइन काज एक्स आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ से काज वाई इज इक्वल टू काज एक्स प्लस सी आ जाएगा। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ये आपको खुद सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। बाकी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं सारे। फिर सेपरेट करें वेरिएबल्स, एक्स वाली एक तरफ ले जाएं, ये इधर ले जाएं, वाई को ये इधर ले जाएं, एक्स को इधर ले आएँ, इंटीग्रेट करें इसको, ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई आएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसे पावर कर लें, ई की पावर कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, ई की पावर एक्स, ये अलग-अलग हो जाएगा ना, ये आ जाएगा एक्स के इक्वल, और ये आएगा ई की पावर एक्स जो कि ये है, और ई की पावर सी ये है जो कि कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर लिखा, और एक्स ये ऊपर वाला एक्स है, और ये साथ ई की पावर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर सेपरेट करें वेरिएबल्स, डी एक्स को इधर ले आएँ, ये वाई को उधर ले जाएं, एक्स को नीचे ले आएँ, और आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 ओवर वाई डी वाई एक्स प्लस, इसको करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब आप इनको कर दें, क्या करेंगे भैया आप, इसने, अच्छा हाँ ठीक है, y को ना नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर y में लिख लिया ताकि ये मल्टीप्लाई किया जा सके इन्हें आपस में। अब ये y इंटू ई की पावर y हो गया। इसी तरह यहाँ जो भी नेचुरल लॉग की फॉर्म में नहीं थे उनको लिख लिया नेचुरल लॉग की फॉर्म में, और इसको जब नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, नेचुरल लॉग ले लें दोनों साइडों पे, तो y इंटू ई की पावर y इज़ इक्वल टू सी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया आपके पास। इसमें फिर वेरिएबल सेपरेट करें, डी एक्स को उधर ले जाएं, 1 + वाई स्क्वायर को इधर ले आएँ, एक्स इंटू डी एक्स को इधर ले आएँ, 1 + वाई स्क्वायर को इधर ले आएँ। इसका इंटीग्रल टेंजेंट इन्वर्स है, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस सी है, वाई टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर 4 है। अब यहाँ पर आप डी एक्स इधर ले जाएं, एक्स को नीचे जाके डिवाइड कर दें, वाई डी वाई करें,
2y वाई स्केयर और 1 + 1 ओवर एक्स स्केयर एक्स माइनस एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c और ये आ गया आपके पास आंसर। अब सेपरेट करें, अगेन वेरिएबल्स आना चाहिए अब आपको सेपरेट कैसे करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन हो रही है, सेपरेट किया तो ये आ गया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई किया ना, ये 2xy कट गया, यहाँ से x ओवर ये आ गया, ये इधर ले आएँ, dx को इधर ले जाएं और इंटीग्रेट कर दें, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इनको सेपरेट करें, ये आएंगे, इनको इंटीग्रेट करें, ईजी है, वेरी इजी, कोई मुझे वो एक्सप्लेन भी नहीं मुझे करना चाहिए आपको, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप जब पीछे से अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छी तरह की है तो ये आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे ये सारे सॉल्यूशन। इसका भी सॉल्यूशन देख लें, कितनी दफ़ा ये करवाया आपको टेंजेंट और सीकेंट वाला। ये टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका मतलब ये नेचुरल लॉग टेंजेंट वाई होगा, इसका डेरिवेटिव ने, ठीक है। अब इसको इकट्ठा करके ये टेंजेंट वाई सी ओवर टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट वाई इंटू टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सी है इसका सॉल्यूशन। फिर सेपरेट करें वेरिएबल्स, यहाँ पर यहाँ करें डू पार्शियल फ्रैक्शन करनी है ना, तो वो आपने ख़ुद करनी है, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया। और ये पार्शियल फ्रैक्शन की ये आ गया, ये नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 है, इसे सिंप्लीफाई करें, y ओवर 2y - c है, नेचुरल लॉग दोनों साइडों के ख़त्म होंगे, c इंटू x + 2 y ओवर 2y - 1 सॉल्यूशन है। इसको किया, फिर सेपरेट करें वेरिएबल्स, dx इधर ले आए, 1 ओवर cos x इधर आ जाएगा, टेंजेंट y dy इधर आ जाएगा, टेंजेंट y dy माइनस सीकेंट x dx, नेचुरल लॉग ऑफ cos y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स प्लस टेंजेंट y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e, वो c है, e नहीं है, c है ये, cos y इज इक्वल टू सी सीकेंट x प्लस टेंजेंट y। ये तो बहुत इजी है, इसको इधर ले जाएं, e की पावर x प्लस e की पावर -x, इसको नीचे ले आएँ, dx इधर ले आएँ, ये y की इक्वल आ गया। ये देखें इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर -y प्लस ये है, इसे इकट्ठा लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, ये आंसर आ गया आपके पास। फिर सेपरेट करें वेरिएबल्स, ये आया, इंटीग्रेट करें, इंतहाई आसान है इधर। हाँ, अब जो है ना उसने इनिशियल कंडीशंस दे दी हैं, y1 पुट कर दें, x0 पुट करें इस इक्वेशन में, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, वो दोबारा इसमें पुट करके आपको ये मिल जाएगी। इसको मज़ीद आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है। अब ये इक्वेशन है, इनिशियल कंडीशन उसने दी होंगी आपको, जर्नल सॉल्यूशन c के साथ मैंने बताया था जर्नल सॉल्यूशन आता है, और जैसे ही आप इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे, x 4 है और c की आपको वैल्यू 4 मिल जाएगी, दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस केस में यहाँ से स्टार्ट करें, इंटीग्रेट किया इसको, s की वैल्यू आ गई ये। अब आप इसको ईज़िली इनिशियल कंडीशन, ये जर्नल सॉल्यूशन है, c है क्योंकि साथ, अब आप इसमें पुट कर दें इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 4e, तो c 4e के इक्वल आ जाएगा, और s 4e इंटू e की पावर माइनस टी स्क्वायर है, और ये s 4e 1 माइनस टी स्क्वायर है। नंबर ऑफ बिल्कुल इसी तरह की एग्ज़ाम्पल की थी, अब वो मेरा नहीं ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत है, ये मैं एग्ज़ाम्पल में एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ, ऊपर जाके एग्ज़ाम्पल में एक्सप्लेनेशन देख लें, बाकी सॉल्यूशन ये दोनों आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का भी और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैंने तफसील से एग्ज़ाम्पल में एक्सप्लेन किया था, बस सॉल्यूशन अब आप यहाँ पर देख लें। ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, प्रोसीजर भी वही है जो एग्ज़ाम्पल में था,
वो मैंने आपको कर दिया, वो आप देख लें। चलें, मुबारक हो जी, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म हुआ है आपका ये इंटीग्रेशन का। ये प्रैक्टिकली भी बहुत अहम है और आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अहम था और नया कंसेप्ट था इंटीग्रेशन, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। और मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये आगे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हायर क्लासेस में। बहुत पावरफुल टेक्निक है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, पूरी की पूरी मैथ की एक ब्रांच है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।